टॉपर्स क्या बॉर्न जीनियस होते हैं या वो बनाए जाते हैं? शुरू में तो हमें बोला गया था बनाने के लिए, तो शुरू में 1-2 चैप्टर तो जोश चढ़ा, उसके बाद फिर पूरी 11th नहीं बनाए। मैं कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता था, मतलब ऐसे चैप्टर से। तो उन्होंने आपके हिसाब से क्या गलतियाँ करी कि वो पीछे रह गए और आप उनसे आगे निकल गए? थोड़ा अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए कि हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शायद सही है। मेरा स्कोर मतलब फ्लक्चुएट होता रहता था। और इंडिया में तो बीटेक के बाद ही इंटरेस्ट पता लगता है। हेलो बच्चों, जैसे कि जेई एडवांस का भी रिजल्ट आया है, हमें बहुत सारी रैंक्स दिखती है, बहुत टॉपर्स दिखते हैं, बट हमें उसके पीछे की जर्नी, उन बच्चों के पीछे जो स्ट्रगल होता है, जो उनकी मेहनत होती है, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो हमें नहीं पता लगते। तो ऐसे ही इन बच्चों की जर्नी को, इनके स्ट्रगल्स को आपके सामने लाने के लिए हम लोग आज आए हैं वीएमसी टॉपर्स पॉडकास्ट में। और हमारे साथ है दो ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने गोल्स को अचीव करने में, जिनसे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। तो हमारे साथ है बेटा श्रेयस और आदित्य। दोनों की जेई मेन में जो रैंक थी वो रैंक 1 थी, आप ऐसा जानते हो। और इन्होंने जेई एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक लाए हैं ये, और अपने बारे में ये खुद बताएंगे। वेलकम बेटा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अमेजिंग रिजल्ट्स। तो स्टार्ट करते श्रेयस से बेटा। तो मेरी इस साल एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 119 आई है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, जितना भी मैंने इन 2 साल में एक्सपीरियंस किया वीएमसी के साथ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। मेरा इंक्लिनेशन शुरू से ही रहा है साइंस और मैथ्स की तरफ। तो 9th और 10th में ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि मतलब 11th और 12th में भी आते हैं। तो मैंने बस आउट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा एक्सप्लोर किए थे उन टॉपिक्स को। जैसे 9th में वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक है, तो मैंने वो सेम चीज़ जाके 11th के टेक्स्ट बुक से एक्सप्लोर करी थी, तो मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ। पर मैंने फॉर्मली जो प्रॉपर जेई का सिलेबस है वो मैंने 11th से ही पढ़ना शुरू किया। और आदित्य बेटा मेरी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 399 आई है। और मेरा भी काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। अगर हम एक बार रिजल्ट को साइड हटा दें तो मैंने जर्नी से ही बहुत कुछ सीखा है, तो काफ़ी कुछ सीखा है इस टाइम। मैं 9th 10th में मैंने सिर्फ स्कूल लेवल पर ही पढ़ना शुरू किया था, सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी पढ़ता था। बट डायरेक्ट जो जेई की जर्नी शुरू हुई वो 11th से ही शुरू हुई, जब सीरियसली जेई के लिए पढ़ना शुरू। और आपने कैसे मतलब फॉर्मली स्टेप उठाया, रिसर्च करी, और कैसे आप वीएमसी में आए? मेरे पेरेंट्स के काफ़ी फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ने वीएमसी रेकमेंड करा था, और मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी पढ़े थे कि स्ट्रेस काफ़ी कम रहता है सारे स्टूडेंट्स पे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वीएमसी ज्वाइन करूँगा। और आपने बेटा आदित्य? मैंने भी जब काफ़ी सारे डिस्कशन फोरम्स पे देखा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो हर जगह एक ही ओपिनियन था कि अगर आपको दिल्ली में कोई इंस्टीट्यूट चूज़ करना है तो बेस्ट है कि वीएमसी चूज़ किया जाए। तो आप जब आए वीएमसी में तो आपको कैसा फील हुआ? स्टार्टिंग में कुछ ऐसे डिफरेंसेस लगे आपको कि जो 9th और 10th में आपने कहीं कोचिंग ली होगी उससे बहुत अलग लगा, या 11 12th में आते क्या एक्सपीरियंस था आपका? सिलेबस तो देखो बहुत अलग हो ही जाता है 11 12th में, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अलग लगी हो? तो जब शुरू होता है 11th और 12th का सिलेबस, तो शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो मैंने ज़्यादा मुश्किलों पे ध्यान नहीं दिया था, मैं बस टीचर्स की बातें मानता था, और जितने भी सारे मेरे डाउट्स थे वो सब मैं टीचर से क्लियर करता जा रहा था। तो उससे मेरे को ज़्यादा दिक्कत आई नहीं थी 11th के शुरुआत में। आपने बेटा आदित्य? 11th के शुरुआत में अगर 9-10 से कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले तो मेरे को एक सीरियसनेस डिफरेंट लगी वीएमसी के क्लासरूम की। सारे ही बच्चे सीरियस होते हैं, सारे ही पीयर्स सीरियस होते हैं, तो कोई भी डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन नहीं होती क्लास में। उसके बाद मेरे को टीचर्स का टीचिंग मेथड काफ़ी डिफरेंट लगा, क्योंकि वो हमारे डाउट्स को आखिर तक सॉल्व करने का पूरा कोशिश करते थे, तो मेरे को वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट लगी। तो आप बेटा आपकी अब जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपका डे, आप कितने मतलब घंटे जो लगाते थे अपनी पढ़ाई में लगाते थे, जो इफेक्टिव स्टडी आवर से कोचिंग के अलावा? हमारी क्लास की ड्यूरेशन भी चेंज होती रहती थी। कभी हमारी क्लासेस एक दिन में 3 घंटे होती थी, कभी 6 घंटे होती थी। तो जिस दिन हमारी क्लास 3 घंटे होती थी उस दिन मैं कोशिश करता था कि मैं क्लास के अलावा 5 या 6 आवर्स दे दूँ अपने सेल्फ स्टडी के लिए। और जिस दिन हमारी 6 आवर्स क्लास होती थी तब मैं ट्राई करता था कि
3 to 4 आवर्स में दे दूँ सेल्फ स्टडी के लिए अलग से। कभी कभी ऐसे बीएमसी में वीक में 4 क्लासेस होती थी, तो जिस दिन क्लास ही नहीं होती थी उस दिन तो हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, कोशिश करो 12 to 13 आवर्स पढ़ो। लेकिन जिस दिन क्लास होती थी उस दिन पहले तो क्लास कॉपी रिवाइज करते थे और बाकी जो टाइम बचता था कोशिश यही रहती थी कि 6 to 7 आवर्स पढ़ लिया जाए। तो आप बेटा डे को कैसे प्लान करते थे? हाँ, तो जिस दिन मान लीजिए अगर एक दिन केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास है तो मैं कोशिश यही करता था कि केमिस्ट्री और मैथ्स के पहले नोट्स रिवाइज करूँ और क्लास से आने के बाद जो भी हमारी क्लास ट्यूटोरियल शीट्स होती थी उन्हें सॉल्व कर लूँ। तो मेनली सेम सब्जेक्ट्स ही पढ़ता था। और आप बेटा आदित्य? मैं भी क्लास आने से पहले सबसे पहले तो क्लास कॉपी रिवाइज करता था। जैसे कि फिजिक्स में तो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर हमने 5 to 6 आवर्स की क्लास ली तो उतना ही टाइम हमें क्लास कॉपी रिवाइज करने के लिए भी चाहिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। उसके बाद तो जो भी टाइम बचता था उसमें हम क्लास ट्यूटोरियल शीट्स कर लेते थे और पार्ट भी सॉल्व करते थे। पार्ट भी सॉल्व करते थे। तो आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई थी कि इफेक्टिवली कैसे आप इसको दोबारा गो थ्रू करो एग्जाम से जस्ट पहले? एग्जाम से जस्ट पहले और पार्ट बी स्पेशली जब पार्ट बी हमें बोला गया था कि 2 बार तो करनी है और उसके बाद क्वेश्चंस मार्क कर लेने, क्योंकि पहली बार में तो रहेगा कि सारे क्वेश्चंस मार्क करने वाले, सब में कुछ नया सीख रहे हैं। बट 2 बार के बाद ये लग जाता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हम भूल रहे हैं तो उसको मार्क कर लेना है, और जो ऐसा कॉन्सेप्ट लगे कि बाद में भूल सकते हैं उसको भी मार्क कर लेना है। फिर जब 3rd और 4th टाइम करते हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करके प्रैक्टिस करनी होती है। आप कैसे करते थे बेटा रिवीजन? तो मेरे टीचर्स ने क्लियरली बताया था कि ऐसे अगर हम दोबारा से वो पार्ट ए पार्ट बी करेंगे तो थोड़ा सा मतलब लेस एफिशिएंट होगा। तो उन्होंने यही कहा कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं बीएमसी में वो मेन रिवीजन टेस्ट के थ्रू ही रखें, तो उससे सबसे अच्छी रिवीजन हुई। तो आप जब जैसे पार्ट ए करा, आपने पार्ट बी करा, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे फर्स्ट बार में हो जाते हैं। तो पहले मेरा सवाल ये है कि कई बच्चों से फर्स्ट बार में क्वेश्चंस नहीं होते, तो वो पहले तो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, इवन इफ दे आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन क्लास। पढ़ते टाइम समझ आ रहा है, अच्छे से हो रहे हैं, बट फिर भी पार्ट बी में कुछ अलग से क्वेश्चंस होते हैं, कोई अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो कभी कभी सॉल्व नहीं होते। तो वो डीमोटिवेशन आपको भी होता था जब क्वेश्चन नहीं होता था, और उसको आप कैसे टैकल करते थे? जनरली तो क्वेश्चंस जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो काफ़ी क्वेश्चन सेम ही होते हैं कॉन्सेप्ट और पार्ट बी के, बट फिजिक्स और मैथ्स में ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए हमें यही एडवाइस दी थी टीचर्स ने कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ 10 मिनट्स ट्राई करो, 10 to 12 मिनट्स ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लो, फिर उसको सॉल्यूशन को पूरा लिख लो अच्छे से, ताकि वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन याद हो जाए। तो ऐसे डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डिफिकल्टी प्रिपरेशन है। बल्कि थोड़ा खुश होना चाहिए कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला जो हमें सीखने को मिला है कि भाई ऐसा भी कुछ होगा तो हम कर देंगे। अगर एग्जाम में ये चीज हम डिस्कवर करें तो वो ज्यादा पेनफुल होगी हमारे लिए। श्रेयस, आप बताओ आप कैसे करते थे? तो जब भी मैं किसी ऐसे क्वेश्चन में अटकता था तो मैं अपना पूरा टाइम लेता था। कभी कभी ऐसे भी कुछ सवाल रहे हैं जिसमें मैंने 1 घंटा या 1.5 घंटे तक सोच लिया हो, पर अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं बात करके आगे बढ़ जाता था और फिर मैं टीचर से ही पूछ लेता था, क्योंकि वही सबसे एफिशिएंट तरीका बता सकते हैं। काफी अच्छी है और काम भी आई है, तभी आप लोगों का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। तो बेटा आप स्कूल और कोचिंग कैसे बैलेंस करते थे? स्कूल के लिए मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं स्कूल के लिए पढ़ने के लिए। मेरा 95% टाइम जेई के प्रिपरेशन के लिए ही है। बस मैंने मेंस के बाद बोर्ड्स पे फोकस किया था, जो मेंस के बाद और 12 फरवरी से पहले वही बोर्ड्स के टाइम। आपने बेटा? मतलब जैसे सबसे पहले तो एडवांस बेसिकली सिलेबस तो सेम ही होता है, एडवांस मेंस और सीबीएसई तीनों का ही बहुत माइल्ड स्लाइड सा डिफरेंस होता है। तो अगर हम एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इफेक्टिवली हम सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस लिखने का थोड़ा मेथड आना चाहिए। और डे टू डे लाइफ में थोड़ा कोशिश रहती थी कि स्कूल स्ट्रिक्ट एक अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो मेंटेन हो जाए। तो आपको रिग्रेट नहीं होता कि आपने ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, मेरे को इतना रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक क्लासरूम में बैठते हैं 50 to 60 पीपल के साथ, तो जो और सारे सबका ही अच्छा लेवल है, तो एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए होती है वो अपने आप ही हो जाती है। अपने आप ही हो जाती है। और दूसरा कि अभी तो पर्सनैलिटी और कॉलेज में जाके और निखरेगी, वहाँ पे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी पार्टिसिपेशन की, है ना? तो वो भी मेरे को लगता है कि इतना सेक्रीफाइस उस बड़ी चीज़ के लिए करना कोई गलत बात नहीं है ना बेटा? और अब थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। फिजिक्स को लेके आप क्या कुछ ऐसा जो स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी? तो सबसे पहले तो जब क्लास फिजिक्स की कोई क्लास करी तो सर ने बताया था कि जो भी क्लास में पढ़ाया वो एकदम ही अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले वही किया था कि सबसे अच्छे से एकदम
सब कुछ याद कर लिया था जो भी क्लास में पढ़ाया। फिर उसके बाद जहाँ तक भी टॉपिक्स कराए हैं उसके हमने मॉड्यूल से इलस्ट्रेशंस करे, और दोनों पार्ट ए से भी और पार्ट बी से भी, और फिर क्लास ट्यूटोरियल शीट सॉल्व करी। CTS सॉल्व करी हाँ। आपने। आपने बेटा फिजिक्स के लिए क्या किया था? फिजिक्स के लिए जैसे शामोन बिया, मैं 12th में शामोन बिया से पढ़ा था। 11th में थोड़ा हैप्पीजैड मैनर था। तो 12th में शामोन बिया ने बोला था कि क्लास कॉपी पहले 2 से 3 बार, जब तक बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि एक एक चीज रटी हुई है क्लास कॉपी की, तब तक क्लास कॉपी छोड़कर क्वेश्चन पे नहीं जाना, क्योंकि वरना क्या होगा, वो क्वेश्चन नॉइस बन जाएगा हमारे, वो क्वेश्चन नॉइस बन जाएगा जो क्वेश्चन नहीं हुए। तो पहले कोशिश करनी है कि क्लास कॉपी बहुत अच्छे से आती हो। उसके बाद फिर जब क्लास कॉपी हो जाती थी, फिर मॉड्यूल की इलस्ट्रेशंस पे जाता था, तो सारी ऑलमोस्ट मैनेजेबल लगती थी मेरे को। उसके बाद फिर पार्ट ACTS जो कि फॉर्मूला बेस्ड होती है तो जल्दी हो जाती है थोड़ी। फिर पार्ट BCTS पे जाता था तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था, थोड़ा सोचना पड़ता था, तो उससे थोड़ा और थिंकिंग डेवलप होती थी। अब आगे चलते हैं बेटा, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री कैसे पढ़ते थे आप? केमिस्ट्री तो अगर केमिस्ट्री में तीनों है और तीन सब्जेक्ट्स है, तीनों अलग अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री पूरा ही बिल्कुल सब कुछ पहले समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या करना है। उसके बाद स्टेप्स में कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाता था, तो उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो थोड़ा क्लास में ही समझ आ जाती थी, घर जाकर अगर रिएक्शंस याद हो गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आराम से मैनेज हो जाती थी, इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता था कि कैसे करना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी रोट लर्निंग होती है, तो उसमें थोड़ा NCERT पे बहुत एक्स्ट्रा फोकस किया था कि NCERT की एक एक चीज़ कोशिश करी थी कि याद हो जाए। आपने बेटा कैसे किया था? तो फिजिकल के लिए वही जितने भी पार्ट ए में और पार्ट बी में जो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस और CTS थे वो सब सॉल्व करी थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं जो भी क्लास नोट्स होते थे उन्हें आके एक बार दोबारा लिख लेता था, मतलब एक अलग से प्रैक्टिस कॉपी बनी हुई थी उसमें दोबारा लिखता था। और इनऑर्गेनिक में स्ट्रिक्टली मतलब NCERT फोकस किया था। हमारे टीचर ने भी बताया था, नरेंद्र सर ने बताया था कि जो भी सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है उसकी पहले रीडिंग करो, फिर समरी खुद से एक नोटबुक में लिखो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल स्ट्रेटजी थी। अच्छा, अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स का तो शायद एक ही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमें हैबिट होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। और हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हुआ तो हम उससे डरेंगे नहीं, उसको अपनी फेलियर नहीं मानेंगे, हम यही मानेंगे कि चलो इस पर टाइम स्पेंड किया तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल रही। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो बेटर होता है कि उसको थोड़ा सॉल्यूशन से देख लें या टीचर से पूछ ले, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे होते हैं जो हम सोच नहीं पाते, बहुत सारी मैनिपुलेशंस करनी होती है, तो उसको तो फिर टीचर से ही पूछते थे कैसे करना है। टीचर से फिर पूछते थे। आप कैसे करते थे श्रेयस? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी मेरे लिए कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कम्प्लीटली सॉल्व करना मैथ्स की। और एक उससे भी ज़्यादा एक हेल्पफुल चीज़ ये थी कि कोई भी चैप्टर अगर शुरू होता था तो हमें उसी चैप्टर की एक बड़ी सी असाइनमेंट मिल जाती थी। उसी असाइनमेंट में 400-500 सवाल रहते थे एक ही चैप्टर के, तो और उसमें वो अच्छे क्वालिटी के भी सवाल थे, तो इसलिए उससे काफ़ी हेल्प हुई थी मैथ्स में। अच्छा, क्या आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते थे? किसी सब्जेक्ट के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? शॉर्ट नोट्स फिजिक्स में शुरू में तो हमें बोला गया था बनाने के लिए, तो शुरू में 1-2 चैप्टर तो जोश चढ़ा, उसके बाद फिर पूरी 11th नहीं बनाए। अच्छा, फिर 12th में आने के बाद ये चीज़ रियलाइज हुई कि अब रिवाइज कैसे करेंगे, 11th पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतना सारा सिलेबस है फिजिक्स के, कितने 25-25 चैप्टर फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ के है, इतना ही है, इतना सिलेबस, फिर आपके टेस्ट भी हो रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें लास्ट तक उसको रिटेन करके रखना, उसको याद रखना, फिर अच्छे से उसको मतलब रिवाइज करना। फिर हमने जो गलतियां करी है आज तक टेस्ट में, कहीं ना कहीं कुछ गलती होती है, अगर फुल मार्क्स नहीं आ रहे तो कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उसको आप कैसे एक कंपाइल करके कैसे रखते थे? क्या आपकी स्ट्रेटेजी होती थी? इफेक्टिव रिवीजन आपकी कैसे हो पाती थी? सबसे पहले तो एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे अगर फिजिक्स में बात करें, मैकेनिक्स है, तो वही 2-3 चीज़ें है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन 3 में से कुछ ना कुछ लगकर क्वेश्चन तो इन 3 में से ही सॉल्व होना है। तो एक बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि हाँ ये तीनों पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मुझसे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जब शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, एक टेस्ट में कोई बिल्कुल ही अलग से चीज़ आ गई तो वो कहीं पर नोट कर ली, तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो उनको तो कहीं ऑब्वियसली नोट करने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना होता है कि असली एग्जाम में ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। हाँ, तो बेटा श्रेयस आप कैसे रिवाइज करते थे इतना सारा सिलेबस? अगर किसी ने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सुने क्लास में और समझे हैं तो मतलब वो ओवरऑल याद हो ही जाते हैं। और मतलब प्रॉब्लम्स पे भी टाइम काफ़ी स्पेंड करना पड़ता है, तो मतलब अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा।
कभी आपका ऐसा हुआ है कि किसी रीजन की वजह से बैकलॉग आपका कभी इकट्ठा हुआ हो तो और आपने उसको कैसे कवर किया है? बैकलॉग तो एज इन जैसे 11th जैसी खत्म हुई थी और 12th जैसी शुरू हुई थी, तो उसके बीच में जो चैप्टर्स हुए थे, कुछ केमिस्ट्री में चैप्टर्स जैसे हाइड्रोजन, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो सिर्फ एडवांस के सिलेबस में है। तो उस समय उस चीज़ के लिए इतनी सीरियसनेस नहीं थी, तो वो सारा का सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया था। बट लास्ट में आते आते जब एडवांस बिल्कुल पास आने लगा, एक दो ही महीने बच गए, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि वो सारे चैप्टर्स भी करने ज़रूरी है। तो फिर उन चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ी, जो क्लासेस तो उस समय अटेंड करी थी, सारे क्लास नोट्स रिवाइज करे, एनसीईआरटी पढ़ी, और ऑब्वियसली थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई उन क्वेश्चंस की, क्योंकि उन चैप्टर्स की, क्योंकि इतना फिर टाइम नहीं था उन पे इन्वेस्ट करने का। आपका बेटा कभी बैकलॉग हुआ है, आप कैसे कवर करते थे उसको? मेरा थ्योरी वाइज कभी कोई बैकलॉग नहीं रहता था, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेन बैकलॉग रहता था, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रॉब्लम्स दे दिए जाते थे करने के लिए। तो मैं उसे वैसे ही करता था कि कभी भी मेरे पास कोई फ्री टाइम बचा तो मैं उठा के मतलब 15 सवाल कर लूँ, और ऐसे कर करके ही मैंने लास्ट तक सारे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं थोड़ा टेस्टिंग के ऊपर। जैसे आपने कॉन्सेप्ट सीखे, अब वो कितने आए, हमने प्रैक्टिस करी, पूरी मेहनत करी, वो टेस्ट में ही पता लगता था। तो आपका जो स्कोर है वो कैसा रहता था, फिक्स रहता था या फ्लक्चुएट होता था? और जो भी आपका स्कोर आया वो उसको कैसे एनालाइज करते थे आदित्य बेटा? जैसे मेरा शुरू में तो 11th और 12th की भी स्टार्टिंग में ही स्कोर थोड़ा ऐसे 250, 260, 250, 260 ऐसे ही रहा। बट लास्ट में मेरे को ऐसा लगा, जब मॉक मेंस आया और पूरा सिलेबस आया ना, तो किसी भी चैप्टर में बहुत डेप्थ में तो कुछ आया नहीं, तो फिर स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हुआ, 270, 280 पे आया। तो मॉक टेस्ट में एक एक गलतियाँ जो हुई है, उन गलतियों को हम एक फियर नहीं बिठा सकते उन गलतियाँ का, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको हम रिवाइज करें, और अगर कुछ उसमें से नया कॉन्सेप्ट है तो वो नया कॉन्सेप्ट तो ज़रूर सीख ले, क्योंकि लास्ट में जो मॉक टेस्ट होता है वो मैंने देखा है कि मोस्टली PYQs पे बेस्ड होता है, तो वो कभी भी रिपीट हो सकता है हमारे एग्जाम में, और अगर वो एग्जाम में आ गए तो वो क्वेश्चन तुरंत हो गए, तो वो बहुत ज़रूरी है। और सिली मिस्टेक्स, जो हमारी सिली मिस्टेक्स होती है, थोड़ा माइंड में ये ज़रूर बिठाना चाहिए कि हमारी सिली मिस्टेक्स उस समय क्यों हुई, हमारा फोकस नहीं था, या कभी कभार होता है, जैसे मनमोहन भी हमेशा बोलते हैं, कभी कभार हमारा फोकस नेक्स्ट स्टेप पे होता है, इसलिए हमारी इस स्टेप पे सिली मिस्टेक हो जाती है। तो ये चीज़ थोड़ी दिमाग में रखनी चाहिए कि सिली मिस्टेक हुई। प्रेजेंट पे मतलब जो आप कर रहे हो उसी पे पूरा ध्यान रखो। आप बेटा कैसे करते थे मॉक टेस्ट का एनालिसिस? मैं आपका कैसा स्कोर आता था? मेरा स्कोर मतलब फ्लक्चुएट होता रहता था, कभी बहुत अच्छा आ जाएगा 280, 285 ऐसा कभी कभी आ जाता था, कभी कभी खराब भी आ जाता था कि 250, 240 के आसपास। तो मैं स्कोर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मैं इस पे ध्यान देता था कि मेरी एक्यूरेसी क्या थी, कि अगर मैंने जितने भी सवाल करे उसमें से मेरे 95% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मैं मान लेता था कि हाँ मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। और जितने भी सवाल फिर जो मैंने छोड़े थे या फिर मेरे से गलत हुए थे, उसे मैं थोड़ा टाइम लेके मतलब एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद एक बार रिविज़िट कर लेता था, ताकि मुझे बस पता चल जाए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूँ। कैसे? तो जो जैसे मान लो 240 आया आपका स्कोर, कभी कुछ 250 आया, तो 50 मार्क्स कम आए, तो आप उन मार्क्स के लिए क्या, आप पेपर को कैसे एनालाइज करते थे? तो हाँ, मैंने काफ़ी कैटेगरीज में अपने मिस्टेक्स को क्लासिफाई कर रखा था कि यहाँ पे मेरे से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई किसी स्टेप में, कि यहाँ पे मेरा कंसेप्चुअल गैप था, या फिर मेरे को एग्ज़ाम के बीच में स्ट्राइक नहीं किया ये आइडिया। तो ये मैं अपने नोटबुक में अलग से लिख के रख लेता था, और जब भी मतलब कोई आगे कोई टेस्ट आ रहा है, तो मैं उस टेस्ट से पहले एक बार बस उस कॉपी से गो थ्रू कर लेना। उस नोटबुक को आप रिवाइज करते थे। जैसे सपोज करिए कि सिली मिस्टेक्स को कैसे, मान लो सिली मिस्टेक है, उसको क्या आप कैसे इंप्रूव करिए आपने सिली मिस्टेक्स? देखो लास्ट में आप दोनों के 100 परसेंटाइल मार्क्स थे, तो आप बिल्कुल, आपके 300 में से 300 थे, आपके 295 थे, तो मतलब आपने बिल्कुल लीस्ट जो एरर थी वो करी है फाइनल एग्जाम में, तो इसका मतलब आपने सिली मिस्टेक्स करी नहीं। तो आप इस स्टेज पर कैसे पहुंचे कि आपने बिल्कुल ही सिली मिस्टेक्स खत्म कर दिया? आदित्य आप बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कुछ तो डे पे भी डिपेंड करता है। हाँ। अगर हम चाहते हैं कि 0 सिली मिस्टेक्स हो, तो वो तो कुछ डे भी चाहिए अपना। हाँ। क्योंकि हम कभी कभार 2+2 को भी 5 लिख देते हैं जब डे खराब होता है। हाँ, आप कैसे करते थे सिली मिस्टेक्स कम? सिली मिस्टेक्स अगर किसी एक टेस्ट में सिली मिस्टेक हो गई तो मैं ज़्यादा उसके बारे में मतलब उस दिन सोचता नहीं था। मुझे लगता था कि हाँ ये हो गई, ये सिली मिस्टेक थी, ये किसी और टेस्ट में नहीं होगी। बाकी सिली मिस्टेक्स मेरी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई जैसे जैसे मैंने अपने क्वेश्चंस बढ़ाए। एक दिन में ही अगर मैं 150-160 क्वेश्चंस करने लग गया था फिर, तो उसमें मेरी सिली मिस्टेक्स काफ़ी कम हो गई। अब बेटा जैसे एडवांस के लिए
क्या आपको लगता है कि जो हमारा मटेरियल है वीएमसी का वो सफिशिएंट है? क्या आपने कुछ और भी किया था एक्स्ट्रा, आदित्य? मुझे तो एडवांस के लिए वीएमसी का मटेरियल बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लगता है। इनफैक्ट कुछ चीज़ें जैसे केमिस्ट्री की पार्ट भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, उसकी तो इतनी नीड भी नहीं पड़ी क्योंकि एडवांस की पीवाईक्यूज जब हम कर रहे थे तो उसके बिना हो रहे थे। तो मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही है कि अगर हम उसको कर जाएंगे तो हमारा एडवांस में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने इससे काफ़ी मुश्किल चीज़ें कर रखी है, तो ये तो हो ही जाएगी। तो एडवांस के लिए वीएमसी का मटेरियल सेल्फ पूरा रिलेवेंट है। आप बताओ बेटा श्रेयस। हाँ, कंप्लीट कवरेज तो है, जितने भी पीवाईक्यूज है उनके काफी डेरिवेटिव्स भी हैं, मतलब पार्ट बी में। तो अब एडवांस का जो एग्जाम होता है उसमें बेटा क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं। मेंस का क्वेश्चन 2 लाइन 3 लाइन, एडवांस में पैराग्राफ भी आता है, फिर अलग अलग तरीके की मार्किंग होती है, फिर क्वेश्चंस भी कई इस तरीके के आते हैं जो मतलब बिल्कुल ही आपने देखे नहीं है। कॉन्सेप्ट्स तो पता है बट क्वेश्चन के डायग्राम्स बड़ा अलग सा लगता है। एग्जाम कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, पेपर बड़ा अलग सा लगता है। तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया कि भाई कुछ भी चीज आ जाए हम कर देंगे तीनों सब्जेक्ट्स में? सबसे पहले तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है पीवाईक्यूज करना, क्योंकि पीवाईक्यूज में हमारे माइंड की एक ट्रेनिंग हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन टच नहीं करना पहली बार में, किस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होगा। तो जो क्वेश्चन लगता था कि बिल्कुल ही अलग ही फिगर बना दी या कुछ अलग ही पूरा सिस्टम एक पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा, पूरा एक सिस्टम बना रखा है और उस सिस्टम के ऊपर कुछ सवाल पूछा है, तो वो तो थोड़ा पहली बार में टच नहीं करते थे। आप बताओ बेटा, आप कैसे प्लान करते थे? तो सबसे पहले तो मैं सवाल को एक बार पूरा ढंग से पढ़ लेता था और ये ट्राई करता था कि मेरे को दिख जाए कि अगर मैं कोई एलिमेंट्री स्टेप लगा के सिंप्लीफाई कर दूं सवाल को, अगर वो मेरे को एलिमेंट्री स्टेप नहीं दिख रहा तो मैं उस सवाल को स्किप करके आगे बढ़ जाता। तो बेटा अगर मान लो कभी टेस्ट होता है तो कभी कभी पेपर में तो फिजिक्स मुश्किल, कभी केमिस्ट्री मुश्किल, कभी मैथ मुश्किल, तो मान लो कोई ऐसा पेपर आया, हमारा मॉक टेस्ट ही बोल रहा हूँ मैं, एडवांस का या मेंस का, उसमें मान लो कोई सेक्शन ऐसा आ गया कि वो बिल्कुल ही मुश्किल आ गया, हो जाता है ऐसा। मान लो आपने सबसे अच्छी फिजिक्स पढ़ रखी है, आपको कॉन्फिडेंस है यार इस टॉपिक में तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है या ईएमआई है, इसको तो मैं बिल्कुल फोड़ दूंगा, बट वही चीज टफ आ गई उसी पेपर में जो आप दे रहे हो, या कोई एक सेक्शन ऐसा जिसमें आपको बड़ा कॉन्फिडेंस था वो टफ आ गया, तो आपने फिर उसको कैसे टैकल किया एग्जाम के मिड में? मैं कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता था, मतलब ऐसे चैप्टर से कि मैंने इसको बहुत अच्छे से कर रखा है, तो मतलब ये काफी अच्छा फैक्टर था। और अगर कोई सेक्शन टफ आ भी गया तो वो पहले 2-3 सवाल पढ़ के ही पता चल जाता है कि हाँ ये सेक्शन मुश्किल है, वो छोड़ के मैं कोई दूसरा सेक्शन या किसी सब्जेक्ट ही मैंने स्विच कर तो दिया। क्या ऑर्डर रहता था आपका पेपर अटेम्प्ट करने का, मेंस का और एडवांस का? दोनों का सेम ही रहता था, या तो मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स करता था या फिर केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स करता था। अच्छा, तो पहले केमिस्ट्री ही करते थे दोनों। हाँ। आप कैसे करते थे बेटा? और टफ आ जाए कोई सेक्शन तो कैसे टैकल करते थे? जनरली केमिस्ट्री तो मैंने जितने भी पीवाईक्यूज दिए थे वो सारी सबकी केमिस्ट्री डुएबल ही थी, इतनी तो थी कि 100 मार्क्स 95 से 110 तक टच हो जाएंगे, तो केमिस्ट्री में तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। बट फिर फिजिक्स मैथ्स में बहुत चेंज होता था। फिजिक्स और मैथ्स मेरी पहले पूरी कोशिश होती थी कि पहले फिजिक्स और मैथ्स पे एक बार ही गो थ्रू कर लूँ और वो क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर दूँ जो मेरे को लगता है कि हाँ ये तो हो जाएगा, डायरेक्ट है या 2-3 स्टेप करके डायरेक्ट बन जाएगा, तो उन पर स्टार मार्क कर लेता था और उनको पहले करता था। अब जैसे स्टार मार्क करते करते मेरे को रियलाइज हुआ कि यार फिजिक्स में तो 18 क्वेश्चन है, उनमें सिर्फ 6-7 भी स्टार आया। हाँ। जबकि मैथ्स मुश्किल लगती है, मैथ्स में तो 18 में से 12-13 बिल्कुल ऐसे दिख रहे कि हो जाएंगे। तो फिर पहले मैथ्स करी, फिर बाद में फिजिक्स पे गए कि अब फिजिक्स थोड़ी उन्होंने मुश्किल कर दी, तो मैथ्स। तो आप पहले ही ये डिसाइड करते थे कि पहले कौन सा गो थ्रू करते थे, बेसिकली स्किम करते थे पेपर से, और फिर आपको डिसाइड करते थे कि भाई कौन सा करना है? यही थी आपकी स्ट्रेटजी एडवांस में। और मेंस में? मेंस में मेरा फिक्स था कि पहले फिजिक्स करनी है, क्योंकि फिजिक्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। सारे ऑलमोस्ट सारे या 1-2 ही नहीं आते होते, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। केमिस्ट्री में थोड़ी स्पीड अच्छी रहती है, और कुछ जो रोट लर्निंग वाले होते हैं वो अगर मिस हो जाते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस गिर जाता है, इसलिए वो मैं पहले नहीं करता था, उसको सेकंड प्रायोरिटी देता था। और मैथ्स तो बिल्कुल लास्ट में करनी चाहिए, पता होता है कि इतना टाइम बचा और इतने टाइम में अगर जैसे 90 मिनट्स बचे तो पता है कि पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर कर सकते हैं, तो मार्क करने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर फ्लो में करो। लेकिन अगर 50 to 60 मिनट्स ही बचा तो पता है कि पूरा पेपर तो हो ही नहीं सकता, तो मार्क करो और जो इजी क्वेश्चन है वो कर लो। तो बेटा जो जेई की जर्नी है, अब जब तुम लोग 10th में थे तो अब बहुत सारे बच्चे 10th में आते हैं या 9th से ही सोचते हैं, उन्हें लगता है कि टॉपर जो होते हैं बड़े कुछ अलग करते हैं। तो अब जैसे इंटरव्यू में से पहले मेरे को आदित्य बता रहा था कि हमें भी लगता था कि दक्ष का रिजल्ट आया था तो वो कुछ अलग होता है जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, तो ये तुम्हारे मन में आया कि वो कुछ अलग होते हैं और अब तुम टॉपर हो, तो ये जो जर्नी हुई है उसमें क्या क्या रियलाइज करा तुमने कि जो एक बच्चा जो एक्चुअल में रिजल्ट लाता है और जो एक बच्चा उसको देख रहा है जो वो बनना चाहता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, क्या
आपने जो चेंजेस करे कि आप आज दक्ष की जगह पे बैठे हो, और क्या कोई जो बच्चा आने वाला है वो अब चेंजेस करेगा अपने पैटर्न में, अपनी पढ़ाई में, कि वो आपकी जगह पे आएगा? आदित्य। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि चेंजेस पैटर्न में सबसे पहले तो टीचर से पूछ कर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्लास से आए और क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चले गए। पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करना चाहिए। और दूसरी बात जो मुझे लगता है हमारे टीचर्स ने भी हमें कई बार बोली है कि अपने आप पर बिलीफ रखो। चाहे तुमसे जो पहले भी आए थे वो भी इसी स्ट्रगल से गुजरे थे, तुम अलग नहीं हो। ऐसा नहीं है कि उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। तो पहले तो लगता था कि हाँ शायद वो थ्योरेटिकल बात होगी, बट अब लगता है हाँ कि ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात थी। अब उनके भी 2 साल ऐसे ही गुजरे होंगे, बहुत स्ट्रगल में गुजरे होंगे उनके भी 2 साल। तो अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए। और हमें अपना रिजल्ट बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट शुरू होने में तो 12th का एंड लग जाता है। एंड हो जाता तो है, हाँ। 11th के बीच में, 12th के बीच में हमें पता नहीं चलता कि हम सही डायरेक्शन में मूव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो थोड़ा अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए कि हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शायद सही है। वो सही है। तो ऐसा क्या जो बोलते हैं टॉपर्स, क्या बॉर्न जीनियस होते हैं या वो बनाए जाते हैं? नहीं, टॉपर्स बॉर्न जीनियस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर हम बॉर्न जीनियस होते तो हमारे शिफ्ट 1 में भी 300 आते और शिफ्ट 2 में भी 300 आते। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो कुछ ऐसा तो नहीं होता कि हम बॉर्न जीनियस होते हैं। कुछ डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से जब मेहनत करते हैं तो। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। सबके लिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक हेल्प करनी चाहिए सबकी। जहाँ पर जेलसी आ जाएगी या ऐसे वैसे थॉट्स आ जाएंगे, वहाँ फिर थोड़ा एनर्जी भी अपनी से बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है उन थॉट्स के लिए, और फिर पढ़ने का मन भी नहीं लगता जहाँ ये सब थॉट्स आ जाते हैं। तो इन थॉट्स से दूर रहना। सही बात है। आप क्या सोचते हो बेटा? नहीं, मेहनत तो डेफिनेटली लगती है। ऐसा कोई सीधा पैदा होते ही कोई टॉपर नहीं होगा। 10th में आपने सोचा था कि आपकी इतनी रैंक आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। तो क्या आपने किया, क्या आपने आपको बनाया, आपने कैसे बनाया, क्या से ज्यादा कैसे बनाया कि जो आपके इतना अच्छा रिजल्ट आया? बस जो टीचर्स ने जैसा जैसा गाइड किया, बस टीचर्स को ही फॉलो किया था और हमेशा मतलब कंसिस्टेंट रहता था अपने एफर्ट्स के साथ। कभी मतलब ऐसा कोई गैप नहीं आने दिया था। कंसिस्टेंट एफर्ट और विश्वास रखा अपनी प्रिपरेशन पे। हाँ। बच्चों को तो आजकल लगता है कि पार्ट ए पार्ट बी क्या है, वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नहीं, सफिशिएंट तो है दोनों। मतलब दोनों का पर्पस भी है, अलग अलग पर्पस है, पर दोनों मिला के एक साथ सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, उससे बाहर अगर वो कर लो तो एडवांस हो जाएगा। हाँ। हाँ आदित्य। एग्जैक्टली अगर वो दोनों मिलाकर कर लो और एडवांस हो जाएगा। और कुछ जैसे और किसी मटेरियल पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम और किसी मटेरियल की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम माइंड में जो हमारी करंट प्रिपरेशन है उस पर हमारा बिलीफ नहीं है, वो ये दिखाता है। और जब हम एडवांस देने बैठ रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन तो मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि हमें बिलीफ कितना है अपनी प्रिपरेशन पर। वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हमारा कॉन्फिडेंस कितना है। और फेथ रखते हैं तो शायद वो वाले क्वेश्चंस जो आपने कभी ना भी देखे वो भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा तो मैजिक होता है, जैसे कि बड़े भैया कहते हैं कि व्हेन यू हैव फेथ, तो वो मैजिक होता है। और लास्ट के दिनों में तो मैजिक की जो पावर है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है अगर आप मेहनत करते हो। ये आप लोगों ने भी मेरे को लगता है ऑब्जर्व किया है। आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया है उस जर्नी में, एक बार आप बताइए। सबसे पहले तो लास्ट ईयर तो मेरे को याद है कि 12th में तो मैंने एक हैबिट बना ली थी कि रात को डिनर करने के बाद मैं, मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स साथ में बैठते थे। वो एक लेजर टाइम की तरह भी हो जाता था, और कहीं ना कहीं उनका सिर्फ एक ही मोटिव रहता था, कुछ भी करो भी हैप्पी, कुछ भी रिजल्ट आए भी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब बार बार हमारे दिमाग में चलती थी तो उसका बहुत बेनिफिट होता था। और जब ड्रेन हो जाते थे पढ़ के, तो लेजर में रात को वॉक लगाने चले जाते थे या फिर थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, यही थोड़ा लेजर में रहता था। और सोशल मीडिया तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता था लेजर के लिए। इनफैक्ट मैंने डिलीट ही कर रखी, डाउनलोड कभी करी नहीं थी सोशल मीडिया। तो वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो स्क्रीन टाइम होता है वो हमें और ड्रेन कर देता है इंस्टेड ऑफ रिलैक्स। थका भी देता है। आप क्या करते थे बेटा? कभी भी लोज आते थे तो मतलब मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है। मतलब मेरे पापा काफ़ी मोटिवेट करते थे मेरे को कि कुछ भी हो रहा है बस अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना है, एफर्ट्स को स्टॉप मत करना। अगर एफर्ट्स स्टॉप कर दिए तो फिर बहुत पीछे हो जाओगे, तो इसलिए एफर्ट्स कंटिन्यू रखने। और मैंने अपने टीचर्स से भी काफ़ी बात करी थी, तो टीचर्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया था। मेरी मम्मी भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड बनाया। आपको क्या लगता है कि भाई जो आपने करा, जो आपने टेस्ट करे, वो सफिशिएंट थे? वो अच्छे से उन्होंने आपकी हेल्प करी, या कुछ और एडिशन आपको उसमें हो जाता तो आपकी रैंक और बढ़िया आ जाती? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि 11th में जैसे शुरू के 3-4 महीने, जैसे मैं बैच में, नॉर्मल बैच में था मैं,
तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें स्लो पेस पर चलती है, तो मेरे पास टाइम था तो मैं एक्स्ट्रा बुक्स करता था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो बड़े भैया ने यही एडवाइस दी कि एक्स्ट्रा बुक्स सारी नीचे रख दो, अलग से रख दो, उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, सिर्फ यही यही बुक्स करो, पार्टे पार्ट भी करो। आप क्या कहते हो श्रेयस? तो 11th की शुरुआत में काफ़ी फ्री टाइम होता है, तो मुझे भी उस टाइम लग रहा था कि हाँ ये वाली बुक कर लेनी चाहिए, तो मैंने भी मतलब कई सारी बुक्स इकट्ठा कर ली। पर जैसे जैसे क्वेश्चंस का वॉल्यूम हमें ज़्यादा मिलने लग गया, तो फिर मतलब उन बुक्स का करने का टाइम बचा नहीं। अच्छा, मोर और लेस आपने मतलब जो हमारा मटेरियल है उसको अच्छे से आपने करा हाँ। और उससे ही आपको बेनिफिट हुआ। बेटा अब जैसे लास्ट के कुछ महीने सिलेबस खत्म होने के बाद, जैसे लास्ट के जैसे आपका सिलेबस सितंबर अक्टूबर में जब भी खत्म होता है, उसके बाद आपने कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज किया था, या आपका कैसा लास्ट के महीने जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो उसमें कैसे आपने लास्ट के महीनों में क्या आपने स्ट्रेटेजी अपनाई थी? फिर बीच में स्कूल के प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, फिर जेईई मेन भी आता है, तो उसके लिए क्या कैसे आपने प्लान किया था पूरा? शुरू में तो जैसे जब खत्म हुआ था सिलेबस, तो फाइनल स्टेप्स ही शुरू हो गई थी, तो हमेशा उसी में एंगेज रहते थे कि अब 11th है तो ये चैप्टर है, इसको पहले ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना, और फिर फाइनल स्टेप्स ही अटेम्प्ट करनी है। और फिर जो डिस्कशन क्लास हुई उसमें से क्या चीज़ें मिली वो सब लिखते थे, तो उसी में टाइम चला जाता था। घर पे जो टेस्ट आते थे, डेली टेस्ट, वो शुरू हो गए थे। 50 टेस्ट थे, तो उसमें से शुरू के 20-25 से दिए थे, और उसके बाद स्पेशल टेस्ट शुरू हो गए थे सेंटर पर, तो उन सबको रिवाइज एनालाइज करने में और उन मतलब उन्हीं सब में इतना टाइम जा रहा था। और 11th की और जो 11th-12th में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अच्छे से नहीं हो रखी थी, उसमें टाइम लगता था, तो यही सब मिलाकर सारा टाइम जाता था इन चीज़ों में। आप बेटा आपने लास्ट के दिन कैसे मैनेज किया था? मैंने बस अपने टेस्ट का जितना भी मैं टेस्ट दे रहा था, उनका वॉल्यूम बढ़ा दिया था। मैंने नंबर ऑफ टेस्ट मतलब काफ़ी हो गए थे, मैंने बहुत ज़्यादा ही टेस्ट दे रहा था, तो बस टेस्ट दिया और उनका एनालिसिस किया, ऐसे अलग से उसके अलावा कुछ नहीं किया। टेस्ट ही दिया है और एनालिसिस किया। सारे टेस्ट दिए थे आप लोगों ने? और हाँ, सारी टेस्ट एडवांस के भी और मेंस के भी? एडवांस। तो मेंस के जो 10-15 दिन पहले कुछ अलग किया था, या जो आप कर रहे थे वही करते रहे टेस्ट बस? मेंस के 10-15 दिन, मतलब 10-15 दिन तो ऐसे नहीं याद, बट कुछ टाइम पहले 10-11 दिन पहले हमें इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि कोशिश करना कि अब इनऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि लास्ट में जितना ज़्यादा इनऑर्गेनिक, बायोमोलिक्यूल जैसे ऐसे चैप्टर करोगे जो लर्निंग बेस्ड है, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पी ब्लॉक था और वो रहा भी। आपने बेटा क्या किया था लास्ट के 10-12 दिन पहले मेंस से? तो 10-12 दिन पहले भी मैं टेस्ट ही दे रहा था। मतलब मैंने जब टेस्ट रोके थे तब अप्रोक्सीमेटली शायद 3 या 4 दिन बचे थे मेंस को, तब मैंने टेस्ट तो लास्ट तक आपने टेस्ट दिए थे, और एडवांस के भी सारे सीबीटी सब टेस्ट हाँ। दिए थे। तो टेस्ट देना जरूरी होता है, या मिस कर देते तो? एग्जैक्टली, टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो श्याम मोहन भैया का एक बहुत पुराना डायलॉग है कि ये कभी भी ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आपको कि हाँ आज टेस्ट दे दो, 100% आज मैं प्रिपेयर हो। प्रिपेयर्ड हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। ये कभी भी नहीं लगेगा। तो टेस्ट देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उन 180 मिनट्स को कैसे मैनेज करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो बार बार टेस्ट देने से ही आता है कि हाँ हो जाएगा मैनेज, वरना तो ऐसा लगता है कि फिजिक्स क्या 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में करनी पड़ेगी, तो हो ही नहीं सकता इतने क्वेश्चन पर 1 मिनट कैसे। बट जब हम करते हैं तो रियलाइज होता है कि और हाँ, अलग हो से जाएगा। डिस्क्रीटली सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ह्यूमनली लगता है पॉसिबल नहीं है। आप क्या कहना चाहते हो इस पे? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो जितना भी अचीव किया है वो सब टेस्ट के वजह से ही है। टेस्ट के बाद मतलब और कॉन्फिडेंस बढ़ा है आप लोगों हाँ। का। तो आपने बेटा पीवाईक्यूज कितने करे थे एडवांस के और मेंस के? कितने साल पुराने पीवाईक्यूज करे थे, कैसे करे एडवांस थे? में सबसे पहले जो वर्कबुक के पीछे होता है वो तो सारे किए थे, दो बार ही कर रहे थे। और एडवांस के पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के 10 साल के टेस्ट फॉर्मेट में दिए थे, लास्ट के 1 महीने में जैसे जैसे टाइम मिलता था। और मेंस के पीवाईक्यू में जो पिछले साल के पीवाईक्यू थे 2025 के दोनों सेशन, वो तो सारे सीबीटी मोड में दिए थे जो एलएमएस पर अपलोडेड थे। उसके बाद जो पीछे होते थे वो करते थे। और उससे पहले के लिए तो उससे पहले सिर्फ शायद केमिस्ट्री के किए थे, और फिजिक्स और मैथ्स में उसके अलावा और कुछ नहीं किया पीवाईक्यूज में। आपने बेटा कितने पीवाईक्यू सॉल्व करते श्रेयस? मेंस के लिए मैंने पिछले साल के दोनों सेशंस के पेपर सॉल्व किए थे, उससे ज़्यादा उसके पीछे नहीं गया। और एडवांस के लिए 2014 तक सारे किए थे, मतलब 2025 से लेकर 2014। पिछले 10 साल के लगभग। तो हेल्प करी थी पीवाईक्यू ने आपकी, जब आपने पीवाईक्यूज करे और जो आपने रियल एग्जाम दिया, तो उससे आपको हेल्प हुई थी? पीवाईक्यूज से रियल एग्जाम में, मेंस में तो हेल्प होती है, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पीवाईक्यूज से Same ही आ जाते हैं, डायरेक्ट same, आ हाँ। जाते हैं, सेम आ जाते हैं। तो मेंस में तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और उसके बिसाइड्स अगर एडवांस की बात करें, एडवांस में ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया है, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया। बट एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब हम एडवांस के पीवाईक्यू करते हैं
और उसमें जो मार्क्स आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि हाँ हमारी करंट प्रिपरेशन इनफ है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, बढ़िया है, या फिर कोई फ्लॉ है तो वो फ्लॉ पता चल जाता है। तो पीवाईक्यूज तो अच्छी खासी हेल्प रहती है PYQs। आप बेटा क्या कहना चाहते हो, पीवाईक्यूज ने आपको हेल्प करी एडवांस की प्रिपरेशन में? काफी मतलब कंट्रीब्यूशन पीवाईक्यूज का ही है। जैसे अगर वीएमसी का कोई टेस्ट दिया उसमें मार्क्स खराब आ गए और फिर कोई पीवाईक्यू दिया उसमें मार्क्स ठीक आ गए, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ चलो प्रिपरेशन है तो चलो यार नहीं आ रहे तो हाँ, पीवाईक्यू में तो आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो उससे डिमोटिवेशन नहीं होती। हाँ, ये वाले तो चलो असली वाले में आ रहे हैं, या मॉक में नहीं आ रहे। हाँ, लास्ट में जो बीएमसी ने जो मॉक जो बनाए 4-5 मॉक हुए थे वो बड़े मुश्किल थे। डिफिकल्ट, हाँ, वो बड़े डिफिकल्ट थे, तो उसमें तो difficult। मार्क्स आते नहीं थे। मार्क्स आते तो हैं जब पीवाईक्यू देने बैठते थे ऐसा लगता था कि आज तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, चलो आज पीवाईक्यू तो। हाँ, पीवाईक्यू, और वो तो असली एडवांस के पेपर है, हाँ तो बड़ा अच्छा लगता होगा, है ना बेटा? तो आप देखो, आप आए हो, आप इस पूरी 2 साल की जर्नी में, तो जैसे आपके आसपास आपने बच्चों को देखा है, बहुत सारे आपके क्लासमेट्स हैं, एज ए स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव ही बोल रहा हूँ मैं। हम भी देखते हैं, हम बोलते हैं बच्चों को कि बेटा ये करो वो करो। कई बार बच्चे एक थोड़ा गैप हो जाता है, या बच्चे उस तरीके से हमारी बात को सीरियसली नहीं लेते। बट जिसने ये चीज़ अचीव करी है, बिल्कुल अभी करी है अचीव, तो उनकी बातों को बच्चे जो है बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आप जैसे आपके जो साथ में जो आपने बच्चे देखे थे, जो आपके इस पोटेंशियल के ही थे 10th में जब आए थे आपके साथ, तो उन्होंने आपके हिसाब से क्या गलतियां करी कि वो पीछे रह गए और आप उनसे आगे निकल गए? तो क्या ऐसी गलतियां थी जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहते हो कि वो ना करे और वो एक अच्छे पेस पे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे? आदित्य, मैं गलती तो ऐसा कुछ नहीं मानता, या क्या उन्होंने कोई गलत स्ट्रेटेजी यूज करी शायद होगी? हो सकता है कि कोई भी गलत स्ट्रेटेजी ना यूज करी हो, हाँ। उन्होंने बिल्कुल ही वैसा किया हो जैसे जैसा सब कुछ हमने किया है। हम्म। बट थोड़ा डे का फर्क पड़ जाता है कि जैसे 300 आए तो उनके 300 नहीं आ पाए, उनके 280 270 आ गए, 260 270 आ गए। तो उन्होंने भी उतनी मेहनत करी है, सेम स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करी है। वो बाई चांस उनका डे ऐसे हो गया कि उनसे सिली मिस्टेक्स हो गई, या मेंस में तो शिफ्ट का बहुत फर्क होता है, तो उनकी शिफ्ट ऐसी आ गई कि 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गए, उससे उनका कॉन्फिडेंस गिर गया। तो मेरे ख्याल से प्रेपरेशन तो उन्होंने भी हमारे जितनी करी है, वो बाय चांस डे कुछ हमारा अच्छा हो गया, बाकी से बस इतना ही फर्क। आप क्या कहना चाहते हो श्रेयस? मेरा भी सेम ही रेस्पॉन्स रहेगा क्योंकि सबने ही मेहनत करी है, बस वो फाइनल डे का थोड़ा सा और आपको भी नहीं पता था आपका क्या रिजल्ट आना है। एग्जैक्टली। हाँ, वो उस मोमेंट की, मेरे को लगता है कि डे से ज्यादा हमें कहना चाहिए, हम आप लोगों को अपने ऊपर ज्यादा फेथ था, विश्वास अपने पे, सेल्फ बिलीव की जो बात हो रही थी, उसने आपके अंदर कुछ ऐसा मैजिक किया है। और बाकी तो थोड़ा सा एक जो भगवान वाला फैक्टर बोल दो, आप यूनिवर्स का फैक्टर बोल दो, वो तो रहता ही है। और अब आप लोगों ने क्या सोचा है आगे, क्या आदित्य करोगे अब आपकी जो रैंक आई है? मैंने उस सोचा पे- है कि अब मैं IIT हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस के लिए जाऊंगा। कंप्यूटर साइंस लेने का कोई रीजन क्या आपने सोचा है कि कंप्यूटर साइंस कर लेने का मेन रीजन ये है कि आजकल सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही है, तो बेटर है कि कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़े। और कोडिंग में मैंने सुना है काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आता है? आप बताओ श्रेयस बेटा। तो अभी तो फिलहाल मेरा प्लान यही है कि मैं आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करूं। मतलब ऐसा कोई वो रीजन तो नहीं है कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करने का, पर सारे टॉपर्स ज्वाइन करते हैं। मेरे एक कजिन भैया भी है, उन्होंने कहा था कि अगर अभी अपना इंटरेस्ट पता नहीं है तो बस कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर लो, उसमें इंटरेस्ट पता चल जाता है। पता लग जाता है। तो आपका कुछ गोल है लाइफ में आदित्य, आगे कुछ आपने सोचा हो कि एक ड्रीम होती है जिस जैसे कई स्टूडेंट्स की? एज टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 11th में भी आया था तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को मेंस में इतनी रैंक लानी है या एडवांस में मेरे को इस कॉलेज में जाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो वही वाली बात है कि स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, और जो भी बेस्ट लगे टाइम पर वही करना होता है। और आगे फिर फ्यूचर तो बाद में देख लेंगे, अब जैसे जैसे कॉलेज में जाएगा तो पता चलेगा क्या क्या करियर ऑप्शन प्रेजेंट पे रहो, एंजॉय द Present। मोमेंट। यही आप श्रेयस, आपका कोई गोल ऐसा हो? अभी तो मैंने ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, पर डेफिनेटली थोड़ा मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगा। और इंडिया में तो बीटेक के बाद ही इंटरेस्ट पता लगता है। हाँ, इंजीनियरिंग के बाद पता लगता है कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो बेटा सबसे पहले जो आपके जूनियर्स है जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आदित्य? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा उनको, जो शायद से समराइज्ड है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का नहीं है। वो सिंपल सा है कि अपने आप पर बिलीफ रखो। 2 साल की जर्नी है, बहुत लंबी है। ऐसा लगता है कि अब मतलब पता नहीं कब जाकर ख़त्म होगी, और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता तो वो सेल्फ डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस चलते रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने ऊपर बिलीफ रखो, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो टीचर से बात करो, वो बेहतर जानते हैं कि ऐसी दिक्कतें औरों के भी साथ हुई है, तुम अकेले नहीं हो। तो लास्ट तक जाओगे तो पहुंच ही जाओगे अपनी पहुंच ही डेस्टिनेशन। जाओगे। आप श्रेयस क्या कहना चाहते हो जूनियर्स के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने एफर्ट्स कंटिन्यूड रखने चाहिए कंसिस्टेंटली, और मतलब कोई फाइनल रिवॉर्ड की मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि
कर्म करो और फल की चिंता मत करो, यही हाँ। बात है। क्योंकि दिन पे भी डिपेंड करता है क्या हाँ। होगा, अपनी मेहनत पूरी करो। हाँ। और बेटा अब जैसे आपने 2 साल अपने बीएमसी को दिए, तो मैं आप लोगों से एक ऑनेस्ट विद्या मंदिर क्लासेस के बारे में एक फीडबैक चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा और आपका क्या एक्सपीरियंस था बीएमसी में? आदित्य? बीएमसी में बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एक तो स्ट्रेस नहीं था, सारे सारे पीयर्स जो हम पढ़ते थे बहुत ही स्ट्रेस फ्री हंसी मजाक कर करके पढ़ते थे। और टीचर्स भी, जैसे मैंने शामोन भैया को तो हमेशा नोटिस किया है कि वो जब पढ़ाते थे ना तो वो ऐसा लगता था कि वो सिर्फ हमारे साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। सिर्फ उनका कॉन्वर्सेशन का फॉर एग्जाम्पल टॉपिक मैकेनिक्स है, क्योंकि वो ऐसे ही पढ़ाते थे, जैसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं वो हो गया, वो पूरा हो गया, उसके बाद भी वो उसी क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ मोल्ड करते करते कहीं ना कहीं चले जाते थे। तो वो ऐसा लगता था कि वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और उन्हें भी मजा आ रहा है हमें पढ़ाने में, जैसे हमें मजा आ रहा है पढ़ने में। तो उस चीज़ ने बहुत हेल्प करी। ये समझ में आया कि अगर किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तुम कर रहे हो उसमें मज़ा आना चाहिए। आप श्रेयस? हाँ, तो मेरा क्या फीडबैक आपका? यही हाँ। रहेगा कि मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पूरे 2 साल। मतलब मैं पूरे टाइम, मतलब मेरा इंटरेस्ट बना रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। और सारे टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया था, मतलब बिना टीचर्स के मोटिवेशन के तो होता नहीं, और पेरेंट्स की भी काफ़ी सपोर्ट। पेरेंट्स की तो बहुत हम्म। सपोर्ट है। ठीक है बेटा, थैंक यू आदित्य एंड थैंक यू श्रेयस। तो बेटा आप लोगों ने देखा, ये थे आदित्य और श्रेयस, और इन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है जो 2 साल पहले ये सोच रहे थे, और ये बहुत खुश है। और हम इनका धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे बीएमसी जेई के चैनल पे आए और आप सबको गाइडेंस दिया, और हम आशा करते हैं कि ये आगे अपने जीवन में ये बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयाँ और बुलंदियाँ हासिल करे। ऑल द बेस्ट बेटा।